नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल दिव्यदा इनसाइट में। हम चर्चा कर रहे हैं उस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो न केवल बीएड अथवा बीएसटीसी का हिस्सा है, अपितु आपके किसी भी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता की तैयारी में सहायक सिद्ध होता है। इसी बीच हम चर्चा कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001। इसी के साथ साथ हम शिक्षण के स्तर और शिक्षण की विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज प्रारंभ करते हैं बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचिंग। अर्थात शिक्षण से क्या अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, किस प्रकार की इच्छा रहती है, किस प्रकार की अपेक्षा रहती है कि शिक्षण कितना प्रभावी हो। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम बात करते हैं रायबर्न द्वारा दी गई एक परिभाषा की। रायबर्न कहते हैं शिक्षक को अपने आप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी जब तक शिक्षक को स्वयं का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, वह कैसे बच्चों के विषय में जान पाएगा अथवा कैसे बच्चों की भावनाओं को समझ पाएगा, कैसे उनका ज्ञान स्वयं धारण कर पाएगा। तो सबसे पहली बात तो शिक्षक को अपने आप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उससे होगा क्या, रायबर्न कहते हैं जिससे वह अपनी स्वयं की भावनाओं, छात्रों के प्रति अपने स्वयं के व्यवहार को समझ सके। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक जब स्वयं का पूर्ण ज्ञान रखेगा तभी वह समझ पाएगा कि किस स्थिति में किन छात्रों के साथ उसकी स्वयं की भावनाएं किस प्रकार उजागर हो रही हैं, साथ ही साथ उसकी भावनाओं से निकलने वाले उस व्यवहार से बच्चे किस प्रकार प्रेरित हो रहे हैं अथवा किस प्रकार जुड़ रहे हैं। तो रायबर्न इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है परिभाषा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक को अपने आप का स्वयं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह न केवल स्वयं की भावनाओं को अपितु छात्रों के साथ किए जाने वाले अपने व्यवहार को भी ठीक तरीके से समझ सके। तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। हो सकता है कि परिभाषा की कोई पंक्ति देकर कि यह पूछ लिया जाए कि स्वयं का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, ऐसा किसने कहा, तो हमें पता होना चाहिए किसने कहा, रायबर्न ने। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। अब चलते हैं इससे क्या मूल अपेक्षाएं हैं, किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए अथवा किस प्रकार के शिक्षण को प्रभावी माना जाता है। बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचिंग। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण। यानी एक शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा महत्व रखता है उसके शिक्षण कार्यक्रम में, क्योंकि जब तक उसका स्वयं का दृष्टिकोण, स्वयं का देखने का नजरिया सकारात्मक नहीं होगा तो वह अपने विद्यार्थियों से, अपने छात्रों से कैसे आशा रख सकता है कि वे विद्यार्थी प्रत्येक स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षण के समय शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर है शिक्षक का आत्मविश्वास प्रबल। जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस पूरा मजबूत रखो, जो भी बात करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया को जीत सकते हो, तो यह कब हो पाएगा, जब शिक्षक का स्वयं का आत्मविश्वास प्रबल होगा। यदि शिक्षक का स्वयं का आत्मविश्वास ठीक नहीं है, उचित नहीं है या उच्च स्तर का नहीं है, तो उसके विद्यार्थियों में भी आत्मविश्वास की प्रबलता नहीं आ पाएगी, उनका आत्मविश्वास प्रबल नहीं हो पाएगा। फिर है आशावादी व यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक आशावादी दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। आशावादी यानी सदैव पॉजिटिव वाइब्स वाला, जो कि हमने सकारात्मक दृष्टिकोण में भी बात की कि पॉजिटिव वाइब्स वाला होना चाहिए। उसे आशा स्वरूपी होना चाहिए कि वह बहुत सी स्थितियों से बहुत सारी आशा रखे और बच्चों को भी रखना सिखाए, निराशा के स्तर पर न जाए। लेकिन आशावादी होने के साथ साथ हमें एक बिंदु और भी कहा गया कि यथार्थवादी। अब यथार्थवादी से क्या तात्पर्य है कि वास्तविक स्वरूप से परिचित, वास्तविकता को भी ध्यान में रखे, यानी इतनी आशाएं भी न पाल ले कि वह वास्तविकता से ही दूर होता चला जाए। तो आशावादी होने के साथ साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आशा का भी एक सीमित स्तर है। आशाएं भी एक सीमित स्तर तक रखनी चाहिए जहां तक वास्तविकता का खंडन न हो।
यानी वास्तविकता को अपनाए रखने वाली आशा ही होनी चाहिए। बच्चों को भी वास्तविकता से परिचित करवाया जाए कि आशाएं रखो, किंतु एक सीमा तक, जहां तक हम वास्तविक स्थिति से परिचित रहें। यदि हम वास्तविक स्थिति को अनदेखा कर बहुत सारी आशाएं पाल लेंगे, तब भी हमें निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक सीमित दायरे तक आशावादी हो, लेकिन वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए। फिर है छात्रों को नई दिशा देने में समर्थ। शिक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने विद्यार्थियों को नई दिशा देने में समर्थ हो, विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप उनमें उस प्रकार के सपनों का जो है संयोजन करे कि वे किस नई दिशा में जा सकते हैं, किस प्रकार की दिशा उनके लिए उपयुक्त रहेगी, कहाँ पर वे अपनी योग्यता को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा छात्रों को नई दिशा दी जा सके। फिर है विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक। यह तो होना ही चाहिए कि जब तक एक शिक्षक को स्वयं विषय का ज्ञान नहीं होगा, तो वह अपने विद्यार्थियों में, अपने बच्चों में किस प्रकार से उस ज्ञान को डाल पाएगा या दे पाएगा। फिर है अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रबल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमने अभी पढ़ा इससे पूर्व, उससे इसका बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे? ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वो प्रबल होनी चाहिए। अभिव्यक्त करना यानी जो ज्ञान एक शिक्षक के भीतर है, उस ज्ञान को देना भी तो आना चाहिए। अक्सर हमने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके भीतर ज्ञान तो बहुत है, किंतु उसे अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं है। वे उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके भीतर के ज्ञान का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता। वहीं कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनके भीतर ज्ञान एक सीमित दायरे में है, किंतु उनका अभिव्यक्त करने का तरीका इतना अच्छा है, उनकी अभिव्यक्ति इतनी प्रबल है कि उनके उस सीमित ज्ञान का भी भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। तो निसंदेह पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक तो है, किंतु उसको अभिव्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, वो भी शिक्षक के भीतर प्रबल होनी चाहिए। फिर है सामाजिक प्रतिबद्धता व विश्वास के भाव। सामाजिक प्रतिबद्धता से तात्पर्य, चूंकि एक शिक्षक केवल किताबी शिक्षण नहीं करवाता, वह समाज के दायरे में रहकर उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना सब सिखाता है। क्यों? क्योंकि हम जब बात करते हैं कि विद्यालय में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, तो एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह किताबी शिक्षण के साथ साथ अन्य जो दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली क्रियाएं हैं, उनका भी ज्ञान देता रहे। तो वो ज्ञान जब देगा तो सामाजिक प्रतिबद्धता उसमें शामिल होगी। एक शिक्षक सिखाएगा बच्चों को कि किस प्रकार से सामाजिक दायरे में रहकर, समाज के प्रति बद्ध रहकर हम उस क्रिया को पूर्ण करें, या हमारी अपनी क्रियाओं को किस प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। और विश्वास के भाव, एक बच्चे में विश्वास के भाव जगाए, वह बच्चा स्वयं पर भी विश्वास रखे और स्थितियों पर विश्वास रखे कि यदि कोई नकारात्मक स्थिति आ भी गई है, तब भी वह स्वयं को स्थिर रखते हुए उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयत्न कर सके। तो इसलिए उसके भीतर विश्वास के भाव भी होने चाहिए। फिर है छात्रों के अवांछित व्यवहार को युक्त तरीके से दूर करने का प्रयास। अवांछित व्यवहार से तात्पर्य ऐसा व्यवहार जो चाहा न गया हो, अर्थात कि एक बच्चे से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासन के दायरे में रहे, वह शिक्षक द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को भरपूर रूप से अपने भीतर डालने का प्रयत्न करे, वह शिक्षक के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करे, वह प्रत्येक प्रकार से विद्यालय के सब नियमों का, समाज के सब नियमों का, परिवार के सब नियमों का पालन करे। तो यह व्यवहार चाहा गया है। लेकिन अगर कोई बच्चा इससे विपरीत व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं अवांछित व्यवहार। तो ऐसा बच्चा जो किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार कर रहा है, उस अवांछित व्यवहार को युक्त तरीके से दूर करने का प्रयास किया जाए। होता क्या है अक्सर कि किसी भी बच्चे के द्वारा कोई भी अवांछित व्यवहार किया जा रहा है, तो सबसे पहले दंडात्मक नीति का प्रयोग करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। माना कि कहीं ना कहीं दंड देना आवश्यक हो जाता है जब स्थिति एक चरम पर पहुंच जाए, किंतु
प्रयास प्रारंभ में सदैव युक्ति का ही करना चाहिए, कि किसी अन्य प्रकार की युक्ति के माध्यम से, किसी प्रकार से प्रलोभन देकर, किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रलोभन भी नहीं कि बच्चा बिगड़ जाए। प्रलोभन से तात्पर्य है कि उसे एक पॉजिटिव वाइब आए, उसे समाज का एक ऐसा दायरा दिखाया जाए जिसमें जाकर के उसका व्यक्तित्व झलके, या उसे और अन्य आदर्श उसके सामने स्थापित कर दिए जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि युक्ति युक्त तरीके से पहले उसके अवांछित व्यवहार को दूर करने का प्रयास किया जाए। हाँ, एक चरम आ जाए, एक सीमा आ जाए कि बच्चा नहीं ही सुधर रहा है, तब किसी प्रकार के छोटे या अनुशासित दंड का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो वह भी उचित माना जा सकता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात। इसके आगे हम बात करते हैं दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का प्रयोग। अभी अभी हमने इस पर चर्चा की कि जब बच्चे को युक्तियुक्त तरीके से सुधारने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित ही हम जो उसे प्रलोभन दे रहे हैं, जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, या उसे कुछ इस प्रकार का रिजल्ट दिखा रहे हैं, परिणाम दिखा रहे हैं जिसमें उसका व्यक्तित्व और निकल के आएगा, तो यह एक प्रकार से उसके लिए पुरस्कार ही है। तो यहाँ भी यही कहा गया कि दंडात्मक के स्थान पर पुरस्कारात्मक पद्धति का प्रयोग अधिक किया जाना चाहिए। यहाँ फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि एक बहुत चरम जब आ जाए, बहुत ऐसी सीमा जब आ जाए जब बच्चा नहीं ही सुधर रहा है, तो छोटे दंड का प्रयोग या अनुशासित दंड का प्रयोग किया जा सकता है। वहां भी इस प्रकार का दंड न दिया जाए कि बच्चा पूर्ण रूप से ही निराशावादी हो जाए, पूर्ण रूप से ही उसका आत्मविश्वास गर्त में चला जाए। इस प्रकार का दंड भी नहीं होना चाहिए। तो अनुशासित दंड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराऊंगी, एक चरम आ जाने के बाद, एक निश्चित सीमा आ जाने के बाद। प्रयास यही हो कि पुरस्कार पद्धति के माध्यम से ही बच्चा सीख जाए, युक्तियुक्त तरीके से सीख जाए, युक्तियुक्त पद्धतियों के माध्यम से सीख जाए। फिर है आदर्शों, सिद्धांतों व महापुरुषों के आख्यानों से छात्रों की बुद्धि का सम्मार्जन। अब यहाँ क्या कहा गया उसे समझने का प्रयत्न करें कि आदर्श, सिद्धांत व महापुरुष के आख्यान, ये तीन चीजें इसमें शामिल की गई। आदर्श से तात्पर्य है, हमने अक्सर अपनी किताबों में कुछ पाठ के अंतर्गत ऐसे आदर्श पढ़े जो हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तित्व के सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो चाहे फिर स्वतंत्रता सेनानी के आदर्श हो सकते हैं, किसी महापुरुष के स्वरूप में वे आदर्श हो सकते हैं, इस प्रकार से। फिर हम देखें तो सिद्धांत, कि किस प्रकार के सिद्धांतों पर चलकर हमें अपने जीवन का यापन करना है। और फिर है महापुरुषों के आख्यान। आख्यान से तात्पर्य है कि महापुरुषों की वाणी, की उन्होंने किस विषम परिस्थिति में किस प्रकार से उस स्थिति को परिभाषित करते हुए उससे निकलने का प्रयत्न किया, या उस संदर्भ में किस प्रकार की परिभाषाएं देकर उस स्थिति को किस प्रकार से सरल बनाया। तो इस प्रकार से महापुरुषों के जो आख्यान हैं, जो अक्सर हमें अपने पाठ के अंतर्गत मिल जाया करते हैं, तो उनसे छात्रों की बुद्धि का सम्मार्जन करवाना एक शिक्षक का दायित्व बनता है। कहने का तात्पर्य है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक या बच्चे जब आपस में बात करते हैं कि कोई महापुरुष से संबंधित कोई पाठ आया, या बहुत प्राचीन समय का इतिहास का कोई संदर्भ उठाकर उसमें लिख दिया गया, बता दिया गया, तो अक्सर बच्चे और बच्चों के साथ कभी कभी शिक्षक भी इस प्रकार से कह देते हैं कि इसको यहाँ लाने की क्या ही जरूरत थी, जो हो गया सो हो गया, ये तो चला गया, इससे क्या करना है, अब हम नई टेक्निक सीखें। ठीक है, आधुनिक दौर में नई टेक्निक्स को, नई तकनीकों को सीखना आवश्यक है, किंतु वे आदर्श हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वे सिद्धांत हमारे भीतर के अनुशासन को प्रबल करते हैं। महापुरुषों के आख्यान हमें विषम परिस्थितियों से निकलने का रास्ता दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि उनको बेफिजूल का बताकर बच्चों के मन में उसके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न न करे, अपितु उनका, उनके जीवन से संबंध बनाते हुए उनको उस प्रकार से पढ़ाए ताकि बच्चों का जो बच्चों के भीतर जो सम्मार्जन की स्थिति है, संबंध बैठाने की स्थिति है, वो एक प्रबल स्वरूप में आ सके, प्रबल स्वरूप में निखर सके। तो उनकी बुद्धि का सम्मार्जन हो सके उसमें, कि उनकी बुद्धि उतनी प्रबल हो सके कि वे आदर्शों से, महापुरुषों के आख्यानों से, उन सिद्धांतों से स्वयं को मजबूत बनाए। फिर है छात्रों को न केवल सूचनाएं देना, अपितु उनका उपयोग बताना। यानी
केवल सूचनाएं देना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है कि हाँ ठीक है, इस किताब के इस पाठ में ये सूचना आई है, आप पढ़ लो और समझ लो, बात खत्म। नहीं, यहाँ पर एक शिक्षक का दायित्व होता है कि उस सूचना का जीवन में किस प्रकार उपयोग होगा यह भी बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शिक्षण से मूलभूत अपेक्षाएं पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण से जो मूलभूत अपेक्षाएं हैं, ये आपके कब काम आने वाली हैं? जब आप शिक्षक बन जाएंगे, अथवा अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, इसमें तो काम आएगा ही। लेकिन इसमें भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, और जब शिक्षक बनने वाले हैं तो हमसे क्या अपेक्षाएं की जाएंगी, हमारे शिक्षण से क्या अपेक्षाएं की जाएंगी कि हम किस प्रकार का शिक्षण करवाएं। तो जब तक हमें ये सब चीजें पता नहीं होंगी, हम कैसे शिक्षण करवाएंगे? तो कहने का तात्पर्य, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपके जीवन में किस प्रकार प्रयोग में आएगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक ऐसे ही आप भविष्य में जब शिक्षक बन के बच्चों को, विद्यार्थियों को जो कुछ सिखाएं, जो कुछ पढ़ाएं, उसका उनके जीवन में उपयोग भी बताएं, किस प्रकार से वे अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी विद्यार्थी आपके शिक्षण में रुचि लेंगे। अन्यथा सूचनाएं देना तो वे पढ़कर भी ग्रहण कर सकते हैं, वे अपनी परीक्षा में, अपने परीक्षा के समय में उसे रट्टा मार करके भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि आप केवल शिक्षण से संबंधित केवल सूचनाएं देते हैं। तो सूचनाएं न दे, अपितु उनका जीवन में उपयोग भी बताएं। फिर है छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। क्यों? क्योंकि बलपूर्वक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब मैं आपको कहूं कि आप बाउंड है इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, तो ये संभव नहीं है, ये पूर्णतः आपके हाथ में है। एक कक्ष में तो फिर भी एक दायरा है कि आप एज ए शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आपको नजरअंदाज करके कक्षा से बाहर जाकर बैठ जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि उस समय आप शिक्षक हैं, वो डर भी रहा है, सब कुछ है, लेकिन अब तो मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, मेरे पास इस प्रकार का कुछ नहीं कि मैं आपको बाउंड करके बिठा सकूं। लेकिन फिर भी आप अगर मेरी कक्ष में अब तक बने हुए हैं, इसका मतलब यही है कि मैंने आपके भीतर इस वीडियो को देखने की, सीखने की इच्छा उत्पन्न कर दी है। तो छात्रों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, क्यों? क्योंकि बलपूर्वक ज्ञान तो नहीं ही दिया जा सकता। इसलिए सदैव एक शिक्षक को चाहिए कि अपने शिक्षण में रुचि उत्पन्न करवा दे, अपने शिक्षण के दौरान बच्चों में सीखने की इच्छा जगा दे। अब वो सीखने की इच्छा अन्य बहुत साधनों के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि एक शिक्षक के पास बहुत सारी चीजें हैं अपने शिक्षण में रुचि जगाने के लिए। वह अनेक अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है, वह श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकता है, वह छात्रों की सहभागिता ले सकता है, वह छात्रों के साथ संवाद कर सकता है। तो यानी किसी भी माध्यम से वह करे, किंतु उसका एक ध्येय ये है होना चाहिए कि बच्चों के भीतर सीखने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। फिर है शिक्षक, छात्र व विषय के बीच समन्वय स्थापित होना। निसंदेह यदि एक शिक्षक, विद्यार्थी व विषय के बीच में किसी प्रकार से संबंध स्थापित नहीं होगा तो वह शिक्षण कैसे ही प्रभावी हो पाएगा? वह शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता और उस शिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा यदि एक शिक्षक, छात्र और विषय के बीच समन्वय स्थापित न हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए अगर हम देखें, यदि मेरे, आपके और शिक्षण के इस विषय के बीच समन्वय हम स्थापित न कर पाए, यदि आप मुझे सुनने की इच्छा न रखें, यदि मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ाने की इच्छा न रखूं, अथवा हम बात तो करें लेकिन शिक्षण से हमारा ध्यान ही हट जाए, हम इधर उधर की बातें करने लगे, तो फिर समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा और वह शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। तो यह बहुत सुनिश्चित करना है कि एक शिक्षक, छात्रों वह जो पढ़ाया जा रहा है उस शिक्षण के बीच समन्वय स्थापित हो जाए, उस विषय के बीच समन्वय स्थापित हो जाए। फिर है शिक्षक में शांति, संतोष, उदारता, कर्मनिष्ठता होनी चाहिए। निश्चित रूप से आप एक चीज को ध्यान रखते चलिएगा हमेशा कि बच्चों के लिए शिक्षक उसका आदर्श होता है। क्यों? क्योंकि घर के अतिरिक्त विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बच्चा अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत करता है। ऐसे में वह सब शिक्षकों के व्यवहार का अवलोकन कर रहा होता है
और न केवल अवलोकन कर रहा होता है, अपितु उसके मन में कहीं ना कहीं प्रत्येक शिक्षक के लिए किसी न किसी प्रकार के विचार घर कर जाते हैं कि वह किसी शिक्षक को बहुत अच्छा मानने लगता है, किसी शिक्षक को गुस्से वाला मानता है, किसी शिक्षक के लिए उसके मन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण संभावना है कि वह कुछ शिक्षकों को अपना आदर्श मान लेता है कि उसे इनकी तरह बनना है। जब वह शिक्षकों को अपना आदर्श मानेगा तो शिक्षक का बहुत दायित्व बन जाता है कि वह स्वयं के भीतर उन सब चीजों को जागृत करे जो वह बच्चे में लाना चाहता है। वह स्वयं में शांति स्थापित करे, स्वयं संतोषी स्वभाव का हो, स्वयं उदार स्वभाव का हो कि बच्चों के भीतर वह सेवा भावना आ सके, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ हो अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करने वाला होना चाहिए। आपको अक्सर ध्यान होगा जब हम बच्चे थे तो हम अपनी कक्ष में उन शिक्षकों का काम या तो सबसे पहले करते थे जो हमें बहुत अच्छे लगते थे शिक्षक, कि ये हमारे आइडल हैं, इन्हें हम बहुत मानते हैं तो इनका काम तो हमें करना ही करना है, और उस विषय का काम हम बड़े मन से करते थे। या उससे भी पहले कभी कभी हम उन शिक्षकों का काम पहले किया करते थे जिससे हमें डांट पड़ने की, मार पड़ने की, सजा मिलने की संभावना अधिक होती थी कि ये टीचर तो बहुत गुस्से वाले हैं, ये मैडम ये सर तो बहुत गुस्से वाले हैं, इनका काम पहले निपटा दो नहीं तो मार पड़ेगी। या तो ये पहले करते, और या फिर हम जिन्हें अपना आदर्श मानते, जिन्हें हम बहुत सॉफ्ट नेचर मानते या जो हमारे मन में घर कर जाते थे, ऐसे शिक्षकों का काम हम बड़ी आसानी से और बहुत मन से करते थे। तो ये दो तरह के शिक्षक हुए। तीसरे जो हम एवरेज की श्रेणी में रख देते थे कि इनका काम तो स्कूल जाके भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये कुछ कहते नहीं, या फिर चलो कर लेंगे फटाफट, लास्ट में कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले किए जाने वाला काम या तो गुस्से वाले टीचर का, और या जिन्हें हमने आइडल माना उस टीचर का करते थे। तो अब आप अपने शिक्षण से ये निर्धारित कर सकते हैं कि विद्यार्थी आपके काम को कितना महत्व दे और किस स्वरूप में महत्व दे। यदि आप गुस्से वाले टीचर बनना चाहते हैं तो आप उस तरह के बन सकते हैं, यदि आप बच्चों के आइडल बनना चाहते हैं तो आप उस तरीके से बन सकते हैं, और यदि आप एवरेज रहना चाहते हैं तो वो भी आप ही के हाथ में है। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम अपने इस पूरे व्यवहार को अपने व्यक्तित्व में दिखा पाएंगे, जब हम अपने व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों में इस प्रकार डाल पाएंगे कि वे हमें अपना आदर्श मानने लगें, तो हमारे भीतर शांति, संतोष, उदारता और कर्मनिष्ठता होनी ही चाहिए। फिर है छात्रों की रुचि, क्षमता, योग्यता को जागृत कर मार्ग प्रशस्त करना। यानी छात्रों के भीतर जो रुचि है, उनकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की सीखने की, कार्य करने की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अपनी कैपेसिटी होती है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि प्रत्येक बच्चे की अपनी सीखने की क्षमता है, अपनी कार्य करने की क्षमता है, उनकी अपनी एक रुचि है। तो छात्रों की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए और उसको जागृत करते हुए ही एक शिक्षक द्वारा उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। फिर है शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। इस पर हमने पहले भी बात की, फिर से और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सर्वांगीण विकास की जब भी बात आएगी तो सर्वांगीण विकास में तीन मुख्य बिंदुओं पर बात की जाएगी। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है संवेगात्मक। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। अब इन तीनों की जब बात करेंगे तो हमें यह जरूर ध्यान में रखना है कि बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास का जो एक गुणा भाग है, जो उसके भीतर का समायोजन है, समन्वय है, वह विद्यालय में ही पूर्ण होता है। और विद्यालय में जब पूर्ण होगा तो निस्संदेह शिक्षक का बहुत दायित्व बन जाता है कि वह उसके सर्वांगीण विकास के भीतर इन सब बिंदुओं पर ध्यान दे कि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर न हो तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी एक विद्यालय में, स्कूल में करवाई जाती है। उसका मानसिक और संवेगात्मक, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। मानसिक विकास तभी प्रबलता को प्राप्त होगा जब बच्चा अपने संवेगों को स्थिर रखना सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वह बच्चा है
और हम अक्सर बड़े भी अपने संवेगों को नियंत्रण कर पाने में संवेगों का नियंत्रण कर पाने में कई बार असुविधा महसूस करते हैं। तो फिर हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि उन्हें अपने संवेगों पर स्थिर कैसे रहना है? तो इसके लिए पहले स्वयं पर काम करना जरूरी है। शिक्षक को चाहिए कि स्वयं के संवेग स्थिर रखे, स्वयं के संवेगों को अधिक हावी न होने दे और स्वयं के संवेगों को स्थिर रखते हुए बच्चों के सामने उसी प्रकार के व्यवहार को दिखाएं, उसी प्रकार के व्यवहार को परिलक्षित करें जिससे बच्चे भी सीख ले सके और स्वयं के संवेगों को स्थिर रखते हुए मानसिक अपने विकास पर काम कर सके, उनका मानसिक विकास जो है प्रबल हो सके। तो ये निश्चित रूप से ध्यान में रखना है कि शिक्षक ही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर काम कर सकता है, उन्हें शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूप में प्रबल बना सकता है। यहाँ पर हमने जो शिक्षण की मूलभूत अपेक्षाओं की बात की वो इतनी ही थी, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आपको यह देना चाहूंगी कि जो इससे पूर्व की वीडियो में शिक्षण की विशेषताओं पर जो हमने बात की थी वह भी अधिकांशतः अपेक्षाओं में और अपेक्षाओं को विशेषताओं में शामिल कर लिया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं हम शिक्षण बिंदु, कि शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सहयोगात्मक, कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक। तो अगर उस सहयोगात्मक शब्द को हम शिक्षण की अपेक्षाओं में रख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, कि निसंदेह शिक्षण की विशेषता जो थी सहयोग करने वाला होना चाहिए, तो यही शिक्षण से अपेक्षा भी की जाती है कि वह सहयोगात्मक स्वरूप वाला होना चाहिए। या हम यह कहें कि मान लीजिए छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देने वाला होना चाहिए, ये हमने शिक्षण से अपेक्षा रखी, तो इसे हम अगर शिक्षण की विशेषताओं में डाल देंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो आपको यह कहना चाहूंगी कि शिक्षण की विशेषताओं और शिक्षण से मूलभूत अपेक्षाओं, इन दोनों को आप साथ साथ पढ़िएगा, तभी आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ना बहुत ये कह लो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो आप दोनों को एक साथ रख के पढ़िएगा। अपेक्षाएं और विशेषताएं समान रूप से लागू की जा सकती हैं, एक ही कैटेगरी में आ सकती हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो हमने शिक्षण की विशेषताओं की पूर्व वीडियो में बात की थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।